नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो एसे राइटिंग पर आधारित है। एसे राइटिंग मतलब निबंध लेखन। तो आज के वीडियो में मैं आपको निबंध लिखना बताऊंगा। निबंध इंग्लिश में कैसे बहुत ही इफेक्टिव ढंग से कैसे लिखें और कैसे हम निबंध लिखें कि हमको आसानी से निबंध हमारा जो आई कैचर बन जाए, यानी कि उसको कोई देखे तो आराम से लगे उसको कि निबंध बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया है और निबंध हमारा किस प्रकार बहुत इफेक्टिव बने। तो इफेक्टिव और आई कैचर निबंध को लिखने के लिए हमको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम आसानी से किसी भी टॉपिक पर निबंध लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक का चयन करूँगा, तो उस टॉपिक पे निबंध लिख कर मैं आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको निबंध लेखन के जो ऐसे राइटिंग के कुछ मुख्य बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद मैं आपको एक निबंध लिखकर भी आपको स्पष्ट कर दूंगा कि किस प्रकार एक इफेक्टिव और आई कैचर निबंध को लिखा जा सकता है। इसके पहले मैं निबंध लेखन के बारे में आपको और कुछ बताऊं, उससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी अपने मोबाइल में चालू कर लें। तो जैसे जैसे मैं आपको नया वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूँगा और उसको अपलोड करता रहूँगा, वैसे वैसे आपको उसकी सूचनाएं मिलती रहेगी। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ अपना वीडियो जो कि एसे राइटिंग पर आधारित है। तो हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ऐसे। तो इफेक्टिव ऐसे को हम, प्रभावशाली निबंध को हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए मैंने कुछ बिंदु को मैंने नोट किए हैं। उस बिंदु के आधार पर आप आसानी से किसी भी निबंध को किसी भी टॉपिक पर आसानी से लिख सकते हैं। पहला है ऐसे शुड बी टू द पॉइंट। इसका अर्थ है कि अगर कोई भी ऐसे हम लिखते हैं तो वह यानी कि जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसके एकदम मतलब ऐसे शब्दों का हमको चयन करना है जो उससे हट करना हो, यानी कि वो स्पष्ट रूप से उस चीज़ की व्याख्या करता हो। तो ये टू द पॉइंट मतलब होता है कि यह बिंदुवत होना चाहिए, मतलब कि जो चीज़ हम कह रहे हैं वह स्पष्ट होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का हम निरर्थक शब्दों का या निरर्थक वाक्यों का हम चयन न करें, बल्कि एक सुटेबल और उपयुक्त वाक्य का ही चयन करेंगे। दूसरा है ऐसे शुड बी रिटेन अंडर हेडिंग्स। देखिए ऐसे राइटिंग जो होता है हेडिंग के अंतर्गत भी हम लिख सकते हैं और बिना हेडिंग के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। तो बिना हेडिंग के अंतर्गत ऐसे जो होता है अधिक प्रभावशाली होता है, लेकिन उसमें समस्या ये होती है कि अभी हमारा दिमाग इतना परिपक्व नहीं होता है। जब हम स्टूडेंट्स लाइफ में होते हैं तो हमारा दिमाग इतना परिपक्व नहीं होता है कि हम किसी भी टॉपिक पर अपने विचारों को मतलब कि उड़ने दें, और उड़ने का मतलब होता है कि हम उसको जो चीज़ समझ आता है हम उसको लिखते चले जाएं। तो इतने मतलब कम समय में हम लोग उसको नहीं समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम निबंध को और ज़्यादा प्रभावशाली करें। लेकिन अगर हम स्टूडेंट हैं, हम निबंध लिखना अभी सीख रहे हैं, तो हमको हेडिंग वाइज लिखना चाहिए। हेडिंग वाइज का मतलब होता है कि अगर हेडिंग लिखने से लाभ ये होता है कि हेडिंग ही हमको उसमें क्या लिखना है इसके बारे में हमको स्पष्ट करा देता है। यदि हम बिना हेडिंग का लिखते हैं तो हमारा निबंध जो होता है वो कहीं का कहीं भाग सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग में बताया हो कि हमारा दिमाग इतना परिपक्व नहीं होता है कि हम निबंध को एक किसी राइटर के भांति, एक कुशल लेखक के भांति हम उसको स्पष्ट रूप से लिख सकें। तो ऐसा नहीं हो पाने के कारण मेरा सजेशन है कि आप लोग जब भी निबंध लिखें तो हेडिंग वाइज लिखें, क्योंकि हेडिंग ही यह आपको बता देगी कि इसमें क्या आपको लिखना है और क्या क्या चीज़ में वर्णित करना है। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। मेरा थर्ड पॉइंट देखिए, ऐसे शुड बी रिटेन इन इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। तो वही बात है कि चूंकि हमारा दिमाग परिपक्व नहीं है, हम अभी शब्दों को ज़्यादा बना भी नहीं सकते, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस और बड़े बड़े वाक्यों की रचना हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ऐसे का लिखते समय हम ये बात का ध्यान रखें कि हमारा ऐसे जो होता है वो ईजी होना चाहिए, सरल होना चाहिए और सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, साधारण। सिंपल लैंग्वेज, साधारण मतलब भाषा में होनी चाहिए। यानी कि हम बहुत बात को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश न करें, वाक्य को कॉम्प्लिकेटेड न बनाने की कोशिश करें, बल्कि उसको एक सरल और इजी, सरल और सिंपल तरीके से उसको हमको समझाना चाहिए। क्योंकि हमको निबंध को यहाँ समझाना है, यहाँ पे हम निबंध में
ठीक है, हम अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, न कि अपने विद्वता को दर्शाते हैं। तो विद्वता को दर्शाने के लिए अगर हम कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ऐसे क्या होगा, ऐसे राइटिंग में जो मतलब उसका चार्मिंग है, जो चार्म है वो समाप्त हो सकता है। तो चार्म समाप्त न हो इसलिए हमारा जो ऐसे हो इजी और सिंपल लैंग्वेज में हो। इजी और सिंपल लैंग्वेज से फ़ायदा ये भी है कि ऐसे लिखने में आपको मतलब जो आपके जो शब्दों का जो चयन होगा वो शुद्ध होगा और उसमें त्रुटियाँ जो होगी वो कम होंगी। अब मेरा चौथा पॉइंट जो है वो है ऐसे शुड नॉट वांडर फॉर द सब्जेक्ट। इसका मतलब वही है कि ऐसे जो हम लिखते समय ये बात ध्यान रखें कि ऐसे जो हमारा विषय से हट कर न हो, यानी कि हम विषय से ज़्यादा दूर न जाने पाए। जो हमारा विषय है, जो हमारा टॉपिक है, जिस पे हमको ऐसे लिखना है, हम उससे दूर न भटके। तो जिस प्रकार ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अगर हम खूंटे से एक गाय को बांध देते हैं तो गाय जो होता है उस खूंटे के चारों ओर ही घूमता रहता है और चारों ओर घूमता रहता है और उतना ही उसका दायरा होता है। इसी प्रकार ऐसे होता है तो कि ऐसे राइटिंग हम लिखते समय जो हमारा टॉपिक होता है वो एक खूंटे की तरह होता है और उसके चारों ओर जैसे गाय मतलब घूमती है, उसी प्रकार हमारा जो विचारों का आदान प्रदान है वह उसी सर्किल में राउंड करना चाहिए। क्योंकि यानी कि इसका मतलब होता है कि हमारा जो ध्यान होगा वो हमेशा टॉपिक की ओर होना चाहिए, सेंटर की ओर होना चाहिए। तो ये मतलब एक बात हो गई। अब इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण पॉइंट है, एवरीथिंग शुड बी रिटन इन नीट एंड क्लीन। मतलब कि ऐसे लिखते समय एक बात ध्यान रखें कि आप शब्दों का चयन अच्छे ढंग से करें और सिंपल और सरल करें, लेकिन वह साफ साफ भी हो। ये नहीं कि हम ऐसे लिखते समय खूब काट पीट करें, और कट पीट करने से क्या होता है, इससे जो होता है जो एग्जामिनर होता है उसके दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उसको नहीं समझ आता है। जब मतलब आप ऐसे अगर बहुत गंदा लिखते हैं तो आप भले ही ऐसे बहुत ही प्रभावशाली लिखें, बहुत ही अच्छा लिखें, लेकिन उसको नहीं पढ़ के वह कॉमन मार्किंग करके आगे बढ़ सकता है। तो यह निश्चित रूप से आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए आप ये कोशिश करिए कि ऐसे भले आपकी राइटिंग सुंदर न हो, लेकिन आप ऐसे को नीट एंड क्लीन लिखें। तो साफ साफ लिखने से ये फ़ायदा होता है कि उसमें एग्जामिनर की रुचि बढ़ती है और एग्जामिनर उसको देखता है। अब इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वह यह है, इफ़ पॉसिबल डाटा शुड बी प्रोवाइडेड इन एसे, इट मे बी अट्रैक्टिव एंड आई कैचर इफ़ वी प्रोवाइड सम स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड इन अवर एसे। तो यहाँ पे मैंने डाटा की बात कही है कि अगर आपको ऐसे लिखते समय अगर आपके दिमाग में डाटा है, कोई आंकड़ा है, संख्या है, तो अब उसको अवश्य अपने ऐसे में व्यक्त करने का प्रयास करिए। क्योंकि डाटा जो होता है, संख्या जो होता है, या परसेंटेज जैसे हो गया, या मतलब उसका भाग हो गया कि तिहाई भाग है या आधा भाग है या 3/10वां भाग है, अगर इस सब से अगर आप लिखते हैं, परसेंटेज लिखते हैं, संख्या लिखते हैं, आंकड़ा लिखते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो ऐसे होगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, आकर्षक लगेगा और आई कैचर, और लोगों का ध्यान तुरंत उस डाटा पे जाएगा, तुरंत उस आंकड़े पे जाएगा। तो डाटा से भरा हुआ अगर बात आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से यह आपकी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करेगी। जब आपको ये बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करेगी तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर प्रभावित होगा और आपके ऐसे को पढ़ेगा अवश्य, और उसको पढ़ेगा ही नहीं बल्कि उसमें एक अच्छी मार्किंग भी करेगा। तो ये मेरे कुछ सजेशन है, मेरे कुछ सुझाव हैं, वो ऐसे को लिखने से पहले आप लोग जरूर ध्यान दें कि इस सजेशन के तहत ही आप ऐसे राइटिंग करिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपका जो ऐसे राइटिंग होगा वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावशाली होगा और आप अधिक नंबर गेन कर सकते हैं। तो यह जो ऐसे राइटिंग है ये समझ लीजिए परीक्षा में टर्निंग पॉइंट होता है। यदि अगर आपने अच्छा ऐसे लिखा है, आप इसमें अच्छा नंबर गेन कर लिए हैं, तो ये आपको मतलब फेल होते हुए लोगों को पास कर देता है। यानी कि अगर आपके नंबर कम भी हो तो ऐसे राइटिंग से आप पास भी हो सकते हैं, क्योंकि यह अधिक नंबर का होता है और निश्चित रूप से यह कम मेहनत में अधिक नंबर गेन करने का यह तरीका होता है कि ऐसे राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, इन सब का अगर हम ट्राई करें, प्रयास करें, तो हम थोड़ा सा अगर हम मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से हम नंबर को गेन कर सकते हैं। मैंने बताया था कि ग्रामर जो होता है, ग्रामर का पोर्शन होता है, वह मतलब कि उसमें मेहनत बहुत करना पड़ता है और मार्क्स बहुत कम होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको मेहनत कम करने होंगे और मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो मार्क्स ज़्यादा होंगे तो निश्चित रूप से ये आपके लिए एक लाभप्रद सौदा होगा। तो अब हम इस ऐसे राइटिंग के अंतर्गत हम पॉइंट तो समझ गए हैं। अब मैं आपको एक ऐसे लिख कर दिखाऊंगा, वह ऐसे किस प्रकार से आप प्रभावशाली ढंग से आप ऐसे को लिख सकते हैं। तो मैं स्वयं एक ऐसे जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक पे अक्सर
परीक्षाओं में ऐसे राइटिंग लिखने के लिए आ जाता है, तो वह मेरा जो टॉपिक है वो पॉल्यूशन पर आधारित है। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। तो प्रदूषण पे मैं ऐसे लिखकर आपको प्रदर्शित करता हूँ, दिखाता हूँ, और मैं स्वयं जब लिखूंगा तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ऐसे लिखा जा सकता है प्रभावशाली ढंग से। तो चलिए अब मैं आपको एक ऐसे लिख कर दिखाई देता हूँ। तो मैं पॉल्यूशन पे लिख रहा हूँ। तो पॉल्यूशन पे ऐसे लिखने से ये बता देते हैं कि इसमें कुछ बिंदु है, उस बिंदु पर जरूर ध्यान दीजिए। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। तो प्रदूषण मैं बताया था कि ऐसे आप हेडिंग वाइज लिखेंगे। अगर हेडिंग वाइज लिखते हैं तो आपका ऐसे अधिक प्रभावशाली होगा और आप आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लूंगा। पॉल्यूशन में सबसे पहले मेरा होगा डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन हुआ, इसमें हम परिभाषा लिखेंगे। इसके अंतर्गत जैसे पॉल्यूशन क्या है, ठीक है, किसे कहते हैं, तो ये हम लिखेंगे इसका परिभाषा। दूसरा जो मेरा बिंदु होगा वो होगा टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो दूसरा जो मेरा हेडिंग होगा वो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार पर मैं लिखूंगा। ठीक है, फिर तीसरा जो मेरा हेडिंग होगा वो होगा कॉज ऑफ पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण के कारण क्या है, किस कारण से प्रदूषण फैलता है। चौथा पॉइंट इफेक्ट एंड डिजीज प्रोड्यूस्ड बाई पॉल्यूशन। अब हमको लिखना है कि पॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है और कैसी कैसी बीमारियां जो होती है वह पॉल्यूशन से यानी कि प्रदूषण से उत्पन्न होती है। इसके बाद पांचवा जो मेरा होगा वो होगा प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन मतलब उसका हम बचाव कैसे करेंगे, उसका आरंभिक बचाव कैसे होगा प्रदूषण से, और ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, इन सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा। और इसके बाद जो छठवां पॉइंट होगा हाउ टू रिमूव पॉल्यूशन एंड हाउ टू गेट रीड ऑफ इट। ठीक है, तो अगला जो मेरा पॉइंट होगा वो पॉल्यूशन को हम कैसे रिमूव करेंगे और इससे छुटकारा कैसे पाएंगे, ये चीज़ बात होगी। और इसके बाद सातवां आप चाहे तो कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन निष्कर्ष। तो अगर इन जैसे 7 पॉइंट पे अगर मैं थोड़ा बात भी मैं लिख देता हूँ तो मेरा एक अच्छा खासा निबंध तैयार हो जाता है, एक अच्छा खासा ऐसे राइटिंग मैं लिख लेता हूँ। तो इसको मैं एक एक करके आपको लिख कर दिखाऊंगा। तो इसको थोड़ा सा मैं जल्दी में समझाऊंगा आपको। तो इसको देखिए कैसे होगा। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, पॉल्यूशन क्या है। Pollution is a type of abnormality in air, water, sand, etc.
it is produced by some harmful material and chemicals. These elements are called pollution. These elements are called pollutant. These elements are called pollutants, and this process is called pollution. तो यहाँ पे देखिए, तो इसको मैंने एक इंट्रो के रूप में मैंने लिखा है कि पॉल्यूशन जो होता है एक प्रकार की मतलब एबनॉर्मलिटी है, मतलब एबनॉर्मलिटी मतलब कि असामान्यता है जो कि एयर में, वाटर में या मिट्टी में पाई जाती है। तो यह क्या होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सम हार्मफुल मटेरियल्स एंड केमिकल्स। यह कैसे उत्पन्न होता है? कुछ हानिकारक, ठीक है, मटेरियल्स या केमिकल से यह उत्पन्न होते हैं। और मतलब इन एलिमेंट्स को, मतलब ये मटेरियल और केमिकल जो होते हैं, इन तत्वों को क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। पॉल्यूटेंट्स मतलब होता है प्रदूषक, इसको प्रदूषक कहते हैं। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम पॉल्यूशन कहते हैं। तो पॉल्यूशन क्या होता है कि जो कुछ मतलब कि जो मतलब कंटामिनेटेड जो मटेरियल्स होते हैं वो हमारे एयर को, वाटर को या सैंड को अगर कंटामिनेट करते हैं, यानी कि उसको दूषित करते हैं, तो ही पॉल्यूशन होता है। तो ये पॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया। अब इसके बाद मैं आपको पॉल्यूशन के टाइप के बारे में बताऊंगा, प्रकार के बारे में बताऊंगा। तो इसके बाद हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के प्रकार। तो पॉल्यूशन जो होता है वो निम्न प्रकार के होते हैं। तो पॉल्यूशन में भी आप फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट, एयर पॉल्यूशन, मोस्ट डेंजरस पॉल्यूशन। सेकंड, वाटर पॉल्यूशन। थर्ड, सैंड पॉल्यूशन, सैंड या सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं इसको, सॉइल पॉल्यूशन। और इसके बाद जो फोर्थ होता है, ठीक है, उसको नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। और जो मेरा फिफ्थ होता है उसको रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहते हैं, एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए ये 5 प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं। तो ये 5 आप जो टाइप्स हैं उनको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो लेकिन आपको इसमें टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के अंतर्गत आपको एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें ये ले सकते हैं कि सम हार्मफुल एंड डेंजरस गैसेस विच पॉल्यूट आवर एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन के बारे में लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड अदर गैसेस which may be dangerous for our environment, and it produce a type of a very dangerous environment which where we cannot breathe। तो यहाँ पे आपको मैं बताया हूँ कि ये सब चीज़ें एयर पॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं। अब वाटर पॉल्यूशन में क्या लिखना है? वाटर पॉल्यूशन में होता है सम डेंजरस केमिकल which mix in our water and it make it polluted our water।
तो फॉर एग्जाम्पल डिटर्जेंट, सीवेज, गॉज, दिस में प्रोड्यूस वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है कि देखिए, ये वाटर पॉल्यूशन जो होता है वह पानी का प्रदूषण होता है। जैसे हम लोग रोज़ कपड़ा धोते हैं, डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, तो डिटर्जेंट जो होता है वह नाली के माध्यम से, ठीक है, गटर के माध्यम से, वो सीवेज से होता हुआ वो नदियों में पहुंच जाता है। तो नदियों में पहुंच जाता है तो नदियों में क्या होता है कि यह धीरे धीरे जब घुलता है, तो चूंकि यह नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण यह मतलब क्या होता है, आराम से ये मतलब ये घुल नहीं जाता है, बल्कि यह अघुलनशील अवस्था में ज़मीन पे बैठने लगता है। तो ज़मीन पे बैठते बैठे यह गॉस के रूप में नीचे ज़मीन पे इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे ही ये तो घर की बात हो गई, डोमेस्टिक हो गई। इसके अलावा इंडस्ट्री से बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है, बहुत ज़्यादा सीवेज निकलता है, तो वो कचरा भी जाकर नदी में मिलता है। तो कचरा भी नदी में मिलता है तो वो भी जाकर ज़मीन पर बैठेगा ही, तल पे बैठेगा, तो उसको भी मतलब वो भी अघुलनशील होता है, वो भी नष्ट नहीं होता है, डिग्रेडेबल नहीं होता है, अनडिग्रेडेबल होता है। तो इसी प्रकार मतलब कि बहुत सारे ऐसे जगहों से, जैसे धोबी घाट से हो गया, घर से हो गया, इंडस्ट्री से हो गया, और जैसे मल मूत्र होता है, ये सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें वाटर को पॉल्यूटेट करती रहती है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि जल में जो होता है गैस की मात्रा बढ़ने लगती है, और वहाँ पे हानिकारक जो पदार्थ है वो बढ़ने लगती है। तो पानी की एक विशेषता होती है, पानी में एक जो इसका माप होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसको बोलते हैं। तो ये बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड होता है वह पानी की शुद्धता की माप करता है। तो अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा पानी जो होता है पॉल्यूटेट माना जाता है। तो अगर समझ लीजिए ऐसे कि अगर जैसे 1 ppm है, अगर पानी का BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर 1 ppm है, तो इसका मतलब पूरी तरह से शुद्ध है, प्योर है। और अगर हम मतलब जैसे ऐसे सामान्य हम वाटर जो क्लीन वाटर होता है वह 3 से 5 ppm तक हो सकता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है, BOD बढ़ता है, तो वो हानिकारक होता है और वही वाटर पॉल्यूशन होता है। तो ये सभी किस चीज़ की चर्चा आप वाटर पॉल्यूशन के अंतर्गत कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सैंड पॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉइल पॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए, यह जो पॉल्यूशन होता है इससे क्या होती है, भूमि की जो उर्वरता रहती है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलिटी होती है, वो कम होती जाती है। तो फर्टिलिटी कम कैसे होती है कि अगर हम लगातार एक ही प्रकार के फसल को उत्पादन करते हैं, मतलब कि अगर हम अपने भूमि पर लगातार एक ही फसल उगा रहे हैं, तो एक ही फसल उगाने से क्या होता है, ज़मीन बंजर होती चली जाती है, उसकी फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है, स्टेराइल बन जाता है। तो ये चीज़ होता है। और दूसरा चीज़, हम लोग हमेशा कचरा फेंकते रहते हैं, मतलब कहीं भी ज़मीन पर हम फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं, बोतल फेंक देते हैं प्लास्टिक का। तो ये सब क्या होता है, ये सब चूँकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये आसानी से तो मतलब ये डिग्रेडेशन इनका होता नहीं है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि ये ज़मीन पे क्या होता है, बहुत दिनों तक, सालों साल तक, या तो ये कहिए कि 10 साल तक ये ज़मीन के अंदर धंसे रहते हैं। और इससे क्या होता है कि यह ज़मीन को प्रभावित करते रहते हैं, और जहाँ पे ये सब रहते हैं वहाँ की पूरी फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है। तो मतलब यह जो प्रदूषण है वो बहुत तेज़ी से हमारे देश में, हमारे विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि इसका रोकथाम भी नहीं हो पा रहा है। हम प्लास्टिक की चीज़ों को मतलब प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं हम उसको रोकना बंद भी नहीं कर पा रहे हैं, और उसका हम लगातार यूज़ कर रहे हैं। हम जहाँ पे प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी प्लास्टिक का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो सैंड पॉल्यूशन को बढ़ाती है। इससे क्या होता है, जो ज़मीन का जो अम्लता है, ठीक है, वो डिस्टर्बेंस होती है, वो घट या बढ़ सकती है, जो उसकी एसिडिटी है। तो एसिडिटी घटना बढ़ना जो होता है वो क्रॉप के लिए हानिकारक होता है, फसल के लिए वो लाभदायक नहीं होता है। तो ये सब हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका नॉइस पॉल्यूशन के बारे में तब क्या समझाना है। इसमें तो आप देख ही रहे हैं कि हम लगातार तेज़ आवाज़ मतलब जो होता है हम अपने जीवन में शामिल करते चले जा रहे हैं। तो ये जो नॉइस पॉल्यूशन होता है 2 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। एक होता है नेचुरल मेथड और होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जो होता है उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि जैसे बादल का गर्जन होता है, जब बादल गर्जन करता है तो नॉइस पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो नॉइस पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये प्रकृति में जो होता है ये हमेशा होती रहती है। तो प्रकृति में ये हमेशा होती रहती है, तो इन चीज़ को तो रोक नहीं सकते हैं, तो ये पॉल्यूशन तो करेंगे ही। लेकिन कुछ पॉल्यूशन जो होता है ह्यूमन मेड होता है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, और उस टाइप के जो पॉल्यूशन होते हैं ये निश्चित रूप से इसको तो हम रोक सकते हैं। इसको हम आर्टिफिशियल नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं।
क्योंकि आर्टिफिशियल क्यों होते हैं, क्योंकि इसको ह्यूमन मेड होता है, इसको मनुष्य स्वयं बनाता है। जैसे हम देखते हैं कि जहाँ पे अगर कोई शादी ब्याह या का समारोह होता है तो वहाँ पे देखती है डीजे लगा दिया जाता है और डीजे पे तेज आवाज़ मतलब उत्पन्न की जाती है। तो जैसे मनुष्य की जो सुनने की जो क्षमता होती है, ठीक है, मनुष्य की जो सुनने की जो क्षमता होती है वह 20 डेसिबल से 20,000 डेसिबल के बीच में होता है, ठीक है। तो अगर जैसे मनुष्य को जो सुनने की क्षमता होती है वो 20,000 मतलब 20 से 20,000 हर्ट्ज, या कि 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वो मनुष्य सुन नहीं सकता है। तो जो उसके सुनने की जो क्षमता होती है वो डेसिबल से नापा जाता है। तो डेसिबल होता है कि जैसे 12 डेसिबल या 14 डेसिबल तक मनुष्य को बहुत अच्छे सुनाई देता है। लेकिन अगर यही पॉल्यूशन अगर 20 से ऊपर चला जाए, ठीक है, या 2 से नीचे चला जाए तो वहाँ पे क्या होती है, स्थितियाँ जो होती है वह बहुत ही भयानक हो जाती है और उसको ही हम नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होना या बहुत ही कम ध्वनि उत्पन्न होना, यानी कि जो समझ लीजिए एक ध्वनि के ऊपर होता है जिसे उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो जो अल्ट्रासोनिक होता है वो भी खतरनाक होता है, और जो मतलब नॉइस जो होता है हाई लाउड है, बहुत ज़्यादा है, तो वो भी खतरनाक होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है मतलब आर्टिफिशियल ढंग से उत्पन्न होती है। तो इसमें जैसे एक डीजे तो हो ही गया, इसके अलावा आप लोग देखिए जो ऑटोमोबाइल चलते हैं, मोटर गाड़ियाँ चलती रहती है, हॉर्न बजाते रहते हैं बेवजह, तो इन सब से भी नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है इन सब चीज़ों को कम किया जा सकता है, तो इससे नॉइस पॉल्यूशन को भी कम किया जा सकता है। तो अब इसके बाद आता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो जैसे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन देखिए ये एक नया पॉल्यूशन है। ये पॉल्यूशन होते तो कम है लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनकी खतरनाक या भयावहता इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है वह जरूरी नहीं है कि उसमें तत्काल प्रभावित करे। ये बल्कि क्या होता है, यह पीढ़ियों से पीढ़ी मतलब पीढ़ी से एक दूसरे पीढ़ी से यह क्या होती है, हेरिटेटेड होती रहती है, इनहेरिटेड होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती रहती है। तो इसके ट्रांसफ़र होने के कारण यह क्या होता है कि यह बहुत खतरनाक उत्पन्न हो जाता है। और ये आती कैसे पहले समझ लीजिए। तो रेडियो एक्टिव जो पॉल्यूशन होता है वह पहला इसका जो सोर्स है वह हम जो हमारी रेडियो एक्टिविटी जो हमारा क्या कहते हैं एक्शन है, जो हमारे कार्य हैं उससे उत्पन्न होता है। जैसे हम एटम बम या हाइड्रोजन बम का परीक्षण करते हैं तब इस प्रकार के पॉल्यूशन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जब एटम बम या हाइड्रोजन बम का इनका जब परीक्षण किया जाता है तब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होता है वो उससे एमिट होता रहता है, निकलता रहता है। तो इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है कि यह क्या होता है वायुमंडल में, पूरे वायुमंडल में फैल जाता है और फिर यह मतलब कि वर्षों तक, ये कहिए 10 साल तक ये हवा में रहते हैं और ये बहुत हल्के होते हैं और धीरे धीरे तैरते तैरते ये नीचे ज़मीन पर बैठते हैं। तो ये एयर को तो पॉल्यूट किए ही हैं, फिर उसके बाद ये भूमि को पॉल्यूट कर देते हैं। तो भूमि को जो पॉल्यूट करते हैं तो इस पर जैसे हमारे जो गाय भैंस बकरियां ये सब जो हैं वो जो चरती हैं पशु, मतलब ये जो चरने वाले पशु होते हैं वह मतलब इनको खा लेते हैं। तो इनके खाने से क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो घास के माध्यम से या कोई फसल के माध्यम से वो क्या होता है उनके पेट में पहुँच जाते हैं। तो पेट में पहुँच जाता है और पेट में तो उनको तो प्रभावित किया, तो प्रभावित करने के बाद क्या होते हैं कि मनुष्य जैसे मांसाहारी होता है तो मनुष्य भी मतलब इन सब चीज़ों को काट कर खा सकता है। तो इससे क्या होता है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो वह मनुष्य में ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे ये ट्रांसफर होता जाता है तो वैसे उसकी कंसंट्रेशन जो होता है बढ़ती जाती है, उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो मतलब जो इसका अंतिम पोषक होता है वहाँ पे वह बहुत भयानक हो जाती है और उससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न करती है। तो ये मतलब एक तो हो गया हमारा रेडियो एक्टिव बिहेवियर जिसमें होता है जैसे एटम बम या परमाणु बम, इन सब का हम तय करें। और दूसरा क्या होता है कि हम बहुत से चीज़ों को करने के लिए जैसे नाभिकीय भट्टी होता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कैडमियम और पोलोनियम की छड़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं विसर्जित होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। तो ये भी हमारा मतलब वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। और बहुत से ऐसे प्रक्रियाएं हैं जहाँ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हम प्रयोग करते हैं जाने अनजाने में, जैसे फोटोग्राफिक में या कहीं भी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन उत्पन्न होने के मुख्य कारण हैं। तो ये हमारा जो हो रहा है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में मैंने इसलिए समझाया क्योंकि इसमें अगर हम सभी चीज़ को बारे में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, कुछ समझा दिया है, उससे आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक लाइन दो लाइन अगर लिख देते हैं तो पर्याप्त हो जाएगा आपके निबंध लेखन में। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बाद मैं अब आगे बढ़ता हूँ।
काज ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के कारण, जो मेरा थर्ड पॉइंट है, काज ऑफ पॉल्यूशन। तो प्रदूषण के कारण, तो प्रदूषण के कारण जो होता है वो सभी के लिए आपको अलग अलग भी ले सकते हैं, और चाहे आप समय बचाने के लिए सभी को एक में भी ले सकते हैं, लेकिन होना चाहिए उसका कारण। तो पॉल्यूशन का कारण क्या है, अब एक एक उठाते ले जाइए। जैसे वायु प्रदूषण है, तो वायु प्रदूषण में जो होता है, जैसे वायु प्रदूषण में क्या होता है, हानिकारक जो गैसेस होते हैं, हानिकारक जैसे गैसेस सल्फर मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब जो गैसेस हैं ये सब लगातार मतलब कि निकलते रहते हैं और उत्सर्जित होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये सब हवा में जाकर उसको पॉल्यूट करते रहते हैं और उसको प्रदूषित करते रहते हैं। अब ये आते कहाँ से हैं, इसके आने का कुछ मैं बता दे रहा हूँ। जैसे एक पहला हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन में होता है कि औद्योगिकरण। तो औद्योगिक धंधों में देखिए तो बहुत मात्रा में गैसों का मतलब दहन किया जाता है, उनको जलाया जाता है, तो उससे जो मतलब धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वो सब जाते हैं वायुमंडल को मतलब प्रभावित करते हैं, वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। तो ये एयर पॉल्यूशन के एक कारण हो सकता है। दूसरा जैसे हो गया ऑटोमोबाइल्स, तो ऑटोमोबाइल्स जैसे हो गया, जैसे मोटर गाड़ी, वाहन, ये सभी चीज़ें व्हीकल हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये निश्चित रूप से आप इनका भी प्रयोग देखिए कितने तेज़ी से हो रहा है, और तो किस प्रकार से ये मतलब बढ़ता जा रहा है। मतलब कि वायुमंडल में से समझ लीजिए कि वायुमंडल में जो गैसों का एक निश्चित मिश्रण होता है। जैसे इसमें देखिए, जैसे ये वायुमंडल है तो इसमें 28% जो होता है नाइट्रोजन होते हैं, और 20 से 21% जो होता है ऑक्सीजन होता है, और जो 1% बचता है उसमें अदर गैसेस होती है। तो अगर ये देखिए कि इसमें 78% नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन और 20 से 21% ही ऑक्सीजन है जो हम लोग लेते हैं, और 1% में अदर गैस है। तो अगर इनका जो मतलब जो परसेंटेज है अगर ये डिस्टर्ब होता है तो प्रदूषण बन जाता है। तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल 20 से 21% से कम न होने पाए, इतना बात का ध्यान रखें। अगर इससे ज़्यादा कम होता है तो हम मतलब जो देश है, वो शहर है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड माना जाता है। तो एक चीज़ हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा हो गया ऑटोमोबाइल, तीसरा हो गया फायर एंड स्मोक्स। तो हम देखते हैं अंधाधुंध लोग फसलों को जलाते हैं और क्या कहते हैं धुआं का प्रयोग करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उन सबसे जो धुआं निकलता रहता है, या प्लास्टिक जला देते हैं, तो इन सबसे जो धुआं निकलता है वो भी एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है। तो एयर पॉल्यूशन के कारण तो बन गया। अब एयर पॉल्यूशन मतलब जो ये गैसेस हैं ये क्या मतलब इनसे हानियाँ हो सकती है। तो ये गैसेस जो होती हैं ये असल में जाकर वायुमंडल में इकट्ठा होती हैं। तो वायुमंडल जब इकट्ठा हो जाती हैं तो ये इन गैसों से क्या होता है कि एक तो टेम्परेचर डाउन मतलब टेम्परेचर अप हो जाएगा, टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा वातावरण का, क्योंकि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, सपोज कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि यह एक प्रकार का ग्रीन हाउस का काम करती है। इससे क्या होगा, जो सूरज की जो किरणें होती है, ठीक है, वह परावर्तित होकर वापस जमीन पर ही रहती है, क्योंकि ये सब गैसेस को परावर्तित कर देती हैं। तो इससे जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर पिघल सकता है। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र में मतलब बाढ़ आ सकती है। समुद्र में बाढ़ आएगा तो जो भूमि है वो कम हो सकते हैं, डूब सकते हैं बहुत सी जगह। तो ये मतलब कि प्रलय भी ला सकती है, ठीक है। तो एक तो ये होता है, और दूसरा ये होता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब जो होते हैं ये मतलब वर्षा के पानी के साथ मिलकर ये एसिड रेन का निर्माण करते हैं। तो यह एसिड के रूप में वर्षा के रूप में नीचे गिरती है। तो इससे क्या होता है कि इससे फसल चौपट हो जाता है, पेड़ पौधे चौपट हो जाता है, और यदि हमारे स्किन पे पड़ता है तो हमारा स्किन से भी हमें अनेक प्रकार के स्किन रोग होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आपको एयर पॉल्यूशन में आप ले सकते हैं। अब इसके बाद जो अगर जैसे वाटर पॉल्यूशन के बारे में कहेंगे, तो वाटर पॉल्यूशन के बारे में जैसे आपको लिखना है तो वाटर पॉल्यूशन में ये लिखिए जैसे कि वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण है। तो एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होता ही है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में जानते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में सीवेज निकलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कचरा निकलता है, प्लास्टिक निकलता है, कूड़ा करकट निकलता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो मतलब हमारी नदियों में मिलकर,
ठीक है, हमारी नदियों को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर देती है। इतना ज़्यादा प्रदूषित कर देती है कि इसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है 5 ppm से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब 5 ppm से अगर ज़्यादा बढ़ गया, सपोज के लिए 10 ppm बढ़ गया, तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं पानी के अंदर रहने वाले, वे सारे नष्ट होने लगते हैं, मछलियाँ मर जाती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब शांत करते हैं। तो आखिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो आपका BOD होता है, ठीक है, तो ये BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह वो मात्रा बताता है कि पानी में कितनी ऑक्सीजन डिजॉल्व है। यानी कि अगर ये जो ऑक्सीजन होता है, अगर मतलब इसकी एक निश्चित मात्रा है, अगर उतना डिजॉल्व है तो यही ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीकरण क्रिया करती है। इससे क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को अपघटित कर दिया जाता है। अगर इसकी मात्रा कम होने लगेगी तो चीज़ों का अपघटन नहीं होगा, तो चीज़ें जो इकट्ठा होकर गौज बन जाएगी। जब गौज बन जाएगी तो वो चीज़ें क्या होती है, जल को प्रदूषित करती हैं। तो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, दूसरा हो गया डिटर्जेंट एंड सोप, ठीक है। ये सब चीज़ें हो सकती है क्या, मतलब जैसे हम अपमार्जक का भी प्रयोग करते हैं, साबुन का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा डोमेस्टिक एक्सक्रीशन एंड रबिश मटेरियल। तो कूड़ा करकट हो गया, डोमेस्टिक एक्सक्रीशन, जो घर से जो मल मूत्र होता है उनका त्याग होता है, इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब जो होते हैं वो पाइपलाइन के जरिए नदियों में पहुंचती रहती है, तो उससे भी वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। पानी पीने योग्य नहीं रहेगा तो हम पानी पियेंगे कहाँ से? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो ये सब पॉल्यूशन, जो वाटर का पॉल्यूशन है, उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो होता है पीने की समस्या, पेयजल जो होती है, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, वो उसकी बड़ी समस्या बढ़ गई है, और बहुत से जगह जो होते हैं सूखे पड़ गए हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं इन सब का कारण प्रदूषण ही है। अब इसके बाद हम जैसे तीसरे जो प्रदूषण है उसके बारे में थोड़ा सा बता लेते हैं कि जो हमारा जो तीसरा प्रदूषण है वो है सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होगा ही, दूसरा होगा प्लास्टिक्स, ठीक है, तीसरा होगा डोमेस्टिक फ्यूल्स एंड फायर्स, ये सब। और होता है पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, और जैसे पेस्टिसाइड हो गए, इंसेक्टिसाइड हो गए, हर्बिसाइड्स इत्यादि, इन सब का प्रयोग। तो एक तो उद्योग धंधे तो होते ही हैं जो मृदा प्रदूषण के कारण होते हैं। एक प्लास्टिक भी देखिए, प्लास्टिक बहुत तेजी से उभरता हुआ प्रदूषण है, और ये इतना है कि हमारे जीवन में एकदम मतलब शामिल ऐसा हो गया कि इसको हम मतलब यूज़ करना बंद नहीं कर पा रहे हैं। डोमेस्टिक फ्यूल्स एंड फायर्स आगे मतलब जो हम जगह जगह हम लोग जैसे कुछ जला देते हैं, कूड़ा करकट जला देते हैं, फसलों को जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं खरपतवार को, तो वो भी प्रदूषण का कारण होता है। इसके अलावा बहुत से बायोलॉजिकल क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वस्तुओं का भी प्रयोग करते हैं, जो जैसे पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड कीटों को मारने के लिए, या हर्बिसाइड हार्ब को मारने के लिए, इन सब चीज़ों की करने के लिए हम इन सब चीज़ों का जो प्रयोग करते हैं ये भी खतरनाक होता है, क्योंकि ये सब जो होता है वो भूमि की जो अम्लता है, एसिडिटी है, उसको प्रभावित करते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉज ऑफ पॉल्यूशन। और इसके बाद दो प्रदूषण और बचते हैं, एक नॉइस पॉल्यूशन हो गया। तो जो नॉइस पॉल्यूशन हो उसका मेन पहला कारण हो गया लाउड स्पीकर एंड डीजे, ठीक है। दूसरा हो गया नेचुरल नॉइस पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। थर्ड हो गया साउंड ऑफ एरोप्लेन,
साइरन, हेलीकॉप्टर, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसमें से 2-3 पॉइंट को हम समझा दे रहे हैं। जैसे लाउड स्पीकर और डीजे जो होता है, ये नॉइस पॉल्यूशन का मुख्य कारण होता है। ये सब चीज़ों का इसमें चलन भी बढ़ गया है और ये सब चीज़ें बहुत मात्रा में हमारे जो नॉइस है, हमारे हवा के जो मतलब हवा में जो नॉइस होता है उसको प्रोवाइड करता है। नेचुरल नॉइस पॉल्यूटेंट मतलब जिससे मैं बताया था कि जैसे ज्वालामुखी का फटना, बादल का गरजना, बादल का फटना या बिजली का मतलब गरजना, ये सब चीज़ें होती हैं, नेचुरल नॉइस पॉल्यूटेंट है, इसको नहीं रोका जा सकता है। और उसके अलावा कि जैसे एरोप्लेन जाती है, जेट एयरवेज जाता है, रॉकेट जाता है, सायरन बजता है, हेलीकॉप्टर उड़ता है, इन सब से भी बहुत सारे पॉल्यूशन जो उत्पन्न होते हैं, जिसमें नॉइस पॉल्यूशन भी उत्पन्न होता है। तो ये हमारा नॉइस पॉल्यूशन हो गया। इसके बाद रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। तो ये समझ लीजिए रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो होता है उसका मुख्य कारण होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का प्रयोग करना। यदि हम भिन्न भिन्न मतलब उद्देश्यों के पूर्ति के लिए हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे हम एटम बम को यूज़ करते हैं, परमाणु बम को यूज़ करते हैं, या फिर हम न्यूक्लियर भट्टी में से बिजली का पैदावार करते हैं, या फिर विभिन्न दवाइयों को बनाने के लिए हम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है वह उन सब चीज़ों से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। अब ये मेरा हो गया काज ऑफ पॉल्यूशन। अब इसके बाद पॉल्यूशन के कारण हो गया, अब इनका बीमारियां इफेक्ट एंड डिजीज। अब देखिए इफेक्ट, इनका प्रभाव और डिजीज क्या है। जैसे हवा का है, ठीक है, उसमें सभी का हम प्रभाव धीरे धीरे आपको बता सकते हैं। जैसे एयर है, हवा पॉल्यूटेड है, तो उससे क्या होता है, अस्थमा, आजकल अस्थमा के जो पेशेंट है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और इससे अनेक प्रकार के जो विषाणु हैं, जो क्या कहते हैं, बीजाणु है, बैक्टीरिया है, ये सब भी नाक के जरिए हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर वहाँ संक्रमण फैलाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती है वह क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन से होता है। तो एयर पॉल्यूशन से देखिए जिसमें अस्थमा मेन है, और इससे जो बीमारियां होती है, अस्थमैटिक जो बीमारियां होती है, उनसे संबंधित जो भी सांस के रोग होंगे, ये सभी का कारण एयर पॉल्यूशन होता है। और इसके बाद हम वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है कि पानी पीने योग्य नहीं मिलेगा। अगर हम पानी पीते भी हैं तो हमारे पानी से हमें अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे पानी में अगर समझ लीजिए मरकरी की मात्रा बढ़ गई तो उसे मिनमाटा डिजीज हो जाता है, या फिर पानी में जो होता है आयरन की मात्रा बढ़ गई, ठीक है, या आयरन की मात्रा कम है तो उससे भी हमको एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं वो वाटर पॉल्यूशन से होता है। और वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है कि अगर हम उसमें नहाते हैं तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के चर्म रोग हो जाते हैं, स्किन डिजीज हो जाती है। तो इन सब मतलब ये सब चीज़ें जो होती है वाटर पॉल्यूशन से होता है। इसी प्रकार जो होता है लैंड पॉल्यूशन से, देखिए लैंड पॉल्यूशन से क्या होती है, भूमि की जब स्टेरिलिटी बढ़ती है, उसकी फर्टिलिटी कम होती है, तो इससे जो पैदावार होगा कम होगा, लोगों को भोजन कम मिलेगा। तो लोगों को भोजन कम अधिक पैदा करने के लिए हमको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का भी प्रयोग करेंगे। इन सब का जो प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, जो खाना जो होगा, जो भोजन हमको प्राप्त होगा बहुत ही दूषित होगा। इससे क्या होगा, हमें अनेक प्रकार के हम रोगों को अनावश्यक न्योता देंगे। तो ये हमारा सॉइल पॉल्यूशन से हो जाएगा। नॉइस पॉल्यूशन से जानते ही है कि इससे क्या होता है कि डिफनेस बढ़ता है, बहरापन बढ़ता है, लोगों के जो सुनने हियरिंग जो कैपेसिटी होती है वो समाप्त होती है, हियरिंग लॉस होता है। तो इन सब के बारे में हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से कैंसर नामक मतलब हानिकारक बीमारियां होती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं उनका प्रभाव है, उनसे किस प्रकार के रोग है, इन सबको हम इसमें लिखते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो प्रिवेंशन मतलब कि हम बचाव कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इलाज कैसे करेंगे। तो पहले बचाव हम बता देते हैं आपको कि बचाव कैसे करना है। जैसे आपको एयर पॉल्यूशन को मतलब कम करना है तो सबसे पहले ये चीज़ करिए कि हम मतलब बिजली के वाहनों का प्रयोग करें। पहले ऑटोमोबाइल को कम करिए कि हम डीजल से चलने वाले या पेट्रोल से चलने वाले मतलब वाहनों का प्रयोग कम करेंगे। यदि इनका प्रयोग करते भी हैं तो इनका प्रयोग जो होगा
वह थोड़ा सा हम उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको कम करते चले जाए। तो कम करेंगे और उसको कभी कभी लेके चलेंगे, सप्ताह में 1 दिन लेके चलेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा वायु प्रदूषण में जो फैलने वाली गैसेस वो कम होगी। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो होता है, जो हानिकारक गैसेस निकलती है, तो वहाँ पे स्मोक फिल्टर लगाया जाना चाहिए। वहाँ गैस फिल्टर जो अगर लगा होने रहेगा तो उससे क्या होगा कि जो हानिकारक गैसेस है उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा और केवल गैस की थोड़ी मात्रा ही मतलब वायुमंडल में जाएगी। तो इससे क्या होगा, तो इससे भी वायु प्रदूषण कम होगा। ठीक है। इसी प्रकार जल प्रदूषण को कम करने के लिए हमको डिटर्जेंट का प्रयोग या सॉप का प्रयोग थोड़ा सा कम करें, या इनका जो इनका हम इसको हम सीवेज में डालते हैं, नलियों में डालते हैं, उसका भी थोड़ा सा प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, उसका उचित इलाज किया जाना चाहिए, जलों का शुद्धिकरण किया जाना चाहिए और प्लास्टिक का प्रयोग कम करें। ठीक है। हानिकारक वस्तुओं को वहाँ पर डालने से बचाएं और जो भी वस्तु हैं उनको हम किसी गड्ढे में डालकर, कंपोस्ट बॉक्स गड्ढे में डालकर उसको हम गोबर गैस या किसी कोई चीज़ टाइप का चीज़ हम बना लेते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं ये सब उसके उपचार के लिए किया जा सकता है। इसी बार नॉइस पॉल्यूशन को कम कर ले, सॉइल पॉल्यूशन को कम कर ले, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और इन सब चीज़ों का प्रयोग कम करें। हम एक ही प्रकार का फसल जो है पैदावार ना करें, और क्या कहते हैं, भूमि को समय समय पर हम उसका टेस्टिंग करते रहें, उसकी मतलब फर्टिलिटी नापते रहें। तो ये सब चीज़ें उसके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। रेगिस्तान से बचने के लिए हम मतलब पेड़ों का प्रयोग करें, खूब ढेर सारे वृक्षारोपण करें, इसको बोलते हैं फॉरेस्टेशन। तो जो वृक्षारोपण करने से क्या होता है कि जैसे वृक्ष जो होते हैं वायु को शुद्ध तो करती ही है, साथ ही यह मिट्टी को लिए भी लाभप्रद होती है, मिट्टी को बांधे रहती है, जिससे मिट्टी में रेगिस्तान की मात्रा बढ़ती रही है। तो ये मतलब सॉइल पॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद नॉइस पॉल्यूशन से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि पहली बात कि जो तेज़ मतलब आवाज़ वाली चीज़ों से हमको बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, और हमको जहाँ तक हो सके कि इन सब चीज़ों का प्रयोग न करें और न करने दें। ठीक है। तो इससे भी हम नॉइस पॉल्यूशन से बच सकते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव तत्वों का जो प्रयोग है वह केवल हम कल्याणकारी कार्यों में करें, और उनका प्रयोग जहाँ तक हो सके, जितना कम किया जा सके उतना कम करें। ठीक है। और इसका प्रयोग हम सकारात्मक पहलू के लिए करें, न कि विध्वंस के लिए करें, एटम बम बनाने के लिए, हाइड्रोजन बम बनाने के लिए करें, जिससे पूरा प्रकृति ही प्रभावित हो। तो ये सब चीज़ें हो गया, प्रिवेंशन हो गया। अब इलाज के लिए, तो ट्रीटमेंट के लिए, अब जैसे कोई किस टाइप की बीमारी होती है, उस बीमारी का आप उचित इलाज कराइए, समय पर उसका टेस्टिंग कराएं, और उचित इलाज और दवा से उन सब चीज़ों को दूर किया जा सकता है। तो ये हमारे इस सब चीज़ों को हम प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के अंतर्गत लिख सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है, तो उसके बाद हम कंक्लूजन लिखते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं। तो कंक्लूजन में बस इतना समझ लीजिए, निष्कर्ष में बस इतना समझ लीजिए कि हम निष्कर्ष में हम उन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके लिख देते हैं, जो चीज़ें मैं हम लोगों ने ऊपर बताया। तो अंत में आपको ये लिखना है कि मैं कंक्लूजन आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ। कंक्लूजन, द पॉल्यूशन is very dangerous as described above. It is not harmful for us, but also our coming generation. So as far as possible, we should avoid dangerous materials and we should grow and plant
द ट्रीज, deforestation is the best way to reduce pollution. In this way we can describe a lot of things in this essay. And now we come to the topic. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम निष्कर्ष इस प्रकार हमने कुछ लिखा है। इस प्रकार आप भी अपने हिसाब से निष्कर्ष को थोड़ा सा चेंजेस करके कुछ लिख सकते हैं, कुछ अच्छी बातें को जोड़ सकते हैं और अपने हिसाब से आप जो ऐसी राइटिंग है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। उन शब्दों का प्रयोग आप कम या अधिक कर सकते हैं। लेकिन बस इतना समझ लीजिए, ये मेरा टिप्स है कि आप छोटा से छोटा ना तैयार करें, आप जो निबंध लेखन है उसको बड़ा से बड़ा तैयार करें। क्योंकि बड़ा तैयार करने से फ़ायदा ये रहता है कि आपको, जिसे आप डिटेल में पढ़े हैं, विस्तृत में पढ़े हैं, तो आपको बहुत सारी बातें याद रहेंगी और आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप 60 में शुरू में ही पढ़े हैं तो जो 60 में होता है वो बातें जो होगी और बेरी स्टार्ट हो जाएगी, तो बेरी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे भी निबंध लेखन में हमको समझ नहीं आएगा कि हम लिखें क्या। तो ये सब समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आप ऐसे राइटिंग को लिखते समय बस यह ध्यान रखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा चीज़ों को जब पढ़े रहेंगे तो आपको पॉइंट बनाने में, हेडिंग बनाने में या उसके अंदर मटेरियल लिखने में आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। तो आशा करते हैं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको लगता है कि मेरा यह वीडियो उचित है और यह लाभदायक है और इससे शिक्षाप्रद भी है, इससे कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हो सके तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरा वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।